मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रितेश टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं रितेश और मैं आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर या सिस्टम प्रोग्रामिंग के अंदर ये दूसरा लेक्चर है जिसमें आपको बताने जा रहा हूं व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसका डेफिनेशन क्या है, इसके फीचर्स क्या है और उसके साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, ये सभी जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इन्हें हम बारी बारी से देखेंगे। सो फ्रेंड्स, इन प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको सॉफ्टवेयर क्या है उसके बारे में बताया था और सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स होते हैं इसके बारे में बताया था। वहां पे मैंने जिक्र किया था सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो डेफिनेशन वहां दिया गया था वही डेफिनेशन मैं यहाँ पे भी लिखने वाला हूँ, लेकिन इसके कुछ फीचर्स हैं जिन्हें मैं साइलेंट फीचर्स, उन्हें मैं राइट करूंगा पॉइंट बाय पॉइंट और उसे समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर या सिस्टम प्रोग्रामिंग का पहला लेक्चर है, लेक्चर 2 है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ये फर्स्ट है और वो सॉफ्टवेयर मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था इसलिए उसको ऐड किया था। तो यहां से हम लोगों को एज पर द सिलेबस समझना है। ओके, सो वन बाय वन गोइंग टू डिस्कस ऑल द थिंग्स, राइट? ओके ओके फ्रेंड्स, व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे कि कोई दूसरा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के ऊपर रन कर सके। सो इट प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म फॉर द सॉफ्टवेयर। एंड वन मोर थिंग, जनरली सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है मैन्युफैक्चरर जो होते हैं उनके द्वारा डिजाइन किया जाता है, उन्हीं के द्वारा ये हमें प्रिपेयर किया हुआ मिलता है और सिंपली ये रिटन होता है लो लेवल लैंग्वेज में। तो फ्रेंड्स, लो लेवल लैंग्वेज क्या है? लो लेवल लैंग्वेज यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात की जाती है। दो तरह की लैंग्वेज है, एक हाई लेवल और दूसरा लो लेवल। ठीक है फ्रेंड्स, तो लो लेवल जो होता है ना, ये मशीन के बहुत करीब होता है, यानी मशीन अंडरस्टूडेबल लैंग्वेज होता है। और ये जो होता है हाई लेवल, ये यूजर अंडरस्टूडेबल लैंग्वेज होता है, यानी इन द फॉर्म ऑफ 0, 1 या फिर ये कह लीजिए आप असेंबली लैंग्वेज, राइट? असेंबली लैंग्वेज। तो जनरली हमें जो सॉफ्टवेयर मिलता है वो असेंबली लैंग्वेज में, सिस्टम सॉफ्टवेयर असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ मिलता है, इसलिए यहां लिखा गया है इट इज रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज। और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है फ्रेंड्स, अगर ये यूजर है और ये हमारा एक प्रकार से ये हार्डवेयर है और यहाँ पे यूजर है, सी दिस। तो यूजर को हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करने का काम भी किसका होता है? सॉफ्टवेयर का होता है। और सॉफ्टवेयर में भी सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है यूजर को हार्डवेयर के साथ क्या करता है? इंटरेक्ट कराता है। तो दिस इज सम पॉइंट्स अबाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर। एंड यहां से हमें मिलेगा कुछ फीचर्स। तो फीचर्स में हम लोग क्या बताएंगे फ्रेंड्स? सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्लोज टू द हार्डवेयर, हार्डवेयर के क्लोज है, राइट? बिकॉज ये रिटन होता है इसमें असेंबली लैंग्वेज में, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं रिटन इन असेंबली लैंग्वेज। जनरली इट इज नॉट एक्यूरेट, बट जनरली ये असेंबली लैंग्वेज में लिखा होता है। एंड ये जो सॉफ्टवेयर है, यह सॉफ्टवेयर काफी कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए इसकी डिजाइनिंग करना भी डिफिकल्ट है। सो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं डिफिकल्ट टू डिजाइन। एंड वन मोर थिंग, मान लीजिए कि कोई चेंजेस परफॉर्म करना है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में जाकर चेंजेस करना ये आसान काम नहीं होता है, इसलिए यहां पे एक और पॉइंट हम कह सकते हैं डिफिकल्ट टू मैनिपुलेट, डिफिकल्ट टू मैनिपुलेट, राइट? तो ये साइलेंट फीचर्स में हो जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। बट वन मोर थिंग, यहाँ एग्जांपल्स के ऊपर जब हम बात करेंगे तो एग्जांपल कौन कौन से आते हैं? तो एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं, एग्जांपल में लिख दूं, ओके? तो मेजर एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम किसके लिए हो सकता है?
फॉर पीसी, लाइक अगर हमारा एचपी या फिर अगर हमारा मशीन जो है लेनोवो का है, एचपी का है, डेल का है, तो उसमें अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल की गई है तो विंडोज जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और मैकओएस अगर हम यूज कर रहे हैं एप्पल मशीन में, मैकिंटोश पे, तो मैकओएस जो होता है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है और वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। इसी प्रकार अगर हमारे पास मोबाइल है तो मोबाइल में भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, दैट इज एंड्रॉइड। तो एंड्रॉइड अगर आपके मोबाइल में है दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा लैंग्वेज ट्रांसलेटर, अगर हम यहां शॉर्ट में लिखें लैंग्वेज ट्रांसलेटर, राइट। लैंग्वेज ट्रांसलेटर का क्या मतलब है, जो किसी एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करे। जैसे हमारा कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होने चाहिए जो किसी दूसरे लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन अंडरस्टूडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करे, जैसे कि कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। इनका काम है हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट करना, और असेंबलर का काम है असेंबली को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। ठीक है फ्रेंड्स, सो अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसके मेजर सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है जिसको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं उसके बारे में। सो नोट इट प्लीज। ओके, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? सो फ्रेंड्स, यहाँ मैं ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत ही शॉर्ट इंट्रो रखने वाला हूँ। अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानना है तो ये अपने आप में एक मेजर सब्जेक्ट है। इसके लिए आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम के वीडियोस रखी हुई है, वहाँ पे आप जा करके डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। बट सिस्टम सॉफ्टवेयर हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ मैं इसका बेसिक इंट्रो दे रहा हूँ। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का ये टाइप है। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का टाइप है। दूसरी चीज, यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों रिसोर्सेज को मैनेज करता है। हार्डवेयर रिसोर्स कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर सिस्टम जब हम लोग फॉर्म करते हैं तो किससे, कीबोर्ड भी होता है उसमें मिलके बना होता है, माउस भी होता है, प्रिंटर अगर लगा हुआ है तो वो भी होता है। तो इन सबको मैनेज करने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, इसलिए इसको रिसोर्स मैनेजर भी कहते हैं। और क्या क्या यहाँ पे मैंने एक चीज और लिखा, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। लाइक सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज कहने का मतलब जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया, इन तरह के सॉफ्टवेयर्स को भी ये मैनेज करता है, राइट। वन मोर थिंग, जैसा कि हम हर बार कहेंगे सॉफ्टवेयर का काम क्या है, ये यूजर को और हार्डवेयर को, इन दोनों को लिंक करता है, कनेक्ट करता है। और ये जो है ना, ये स्पेशली यहाँ पे लिखा गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को लिंक करता है। तो ये कौन सा सॉफ्टवेयर भाई, यहाँ हम लोग समझेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इन दोनों को कनेक्ट करता है। इट कीप्स ट्रैक ऑफ रिकॉर्ड ऑफ ऑल दी प्रोग्राम्स एग्जीक्यूटेड और आइदर एग्जीक्यूटेड, और आप ये कह सकते हैं कि वो उस कंप्यूटर के मेमोरी में स्टोर्ड है। तो स्टोर्ड प्रोग्राम को भी ट्रैक करते रहता है, उसकी हिस्ट्री जान रखता है, और अगर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है उसके बारे में भी ऑपरेटिंग सिस्टम को जानकारी होती है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार से बेसिक इंट्रो है, लेकिन ये काम क्या क्या करता है। सो फ्रेंड्स, इसका काम है सबसे पहले मेमोरी मैनेजमेंट, यानी आप कह सकते हो फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मेमोरी मैनेजमेंट हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रोसेसर मैनेजमेंट, and one more thing, security and scheduling, right? And one more thing, file management and more works। ये बहुत सारे वर्क करता है।
मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। देखिए मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ। मेमोरी मैनेजमेंट मतलब आप जानते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर रैम नाम की मेमोरी होती है। तो रैम के अंदर रैम की साइज क्या होती है, हार्ड डिस्क से कम होती है। तो जो प्रोसेस एग्जीक्यूट होने वाला है उस प्रोसेस को लेकर के रैम में आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि वो हार्ड डिस्क में रखे हुए यानी हार्ड ड्राइव में रखे हुए किसी प्रोसेस को वहां से प्राइमरी मेमोरी दैट इज रैम में लेकर के आए और यहाँ से रैम से जो शेड्यूलर है वो इसको पिक करे यानी प्रोसेसर इसको पिक करे और उसे एग्जीक्यूट करे। तो मेमोरी मैनेजमेंट का जो रोल है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम मेमोरी मैनेज सही ढंग से नहीं करेंगे तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाएगी और हमारा जो भी टास्क होगा वो कॉम्प्लेक्स होते चला जाएगा। सो मेमोरी मैनेजमेंट का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। प्रोसेसर मैनेजमेंट, जैसे मान लीजिए 4-5 प्रोसेस यहाँ पे लगे हुए हैं और इनमें से कौन से प्रोसेस को हमारा सीपीयू जो है एग्जीक्यूट करेगा, किसको पिक करेगा, उसके लिए हमें प्रोसेसर मैनेजमेंट का काम ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। इसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है विच प्रोसेस इज टू बी एग्जीक्यूटेड। एंड वन मोर एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज सिक्योरिटी। ये हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इन व्हाट सेंस, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये हमारे सारी हिस्ट्री को जानता है। जब कभी भी हम मान लीजिए कि किसी सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर उस पे इंस्टॉल किए तो उस सॉफ्टवेयर को परमिशन प्रोवाइड करता है और एक तरह से अनवांटेड और अनऑथराइज्ड एक्सेस से हमें बचाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हम जेन्युइन यूज कर रहे हैं, मार्केट में ओएस जो है वो दो तरह से अवेलेबल है, एक जेन्युइन और दूसरा पायरेटेड, राइट। तो पायरेटेड एंड जेन्युइन जो है दोनों सॉफ्टवेयर में ये महंगा है और ये फ्री है एंड इसको हैक करके इसको क्रैक कर दिया गया है और ये मार्केट में 200-300 रुपए में भी मिल जाता है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का अगर आप ओरिजिनल लेते हो तो वो आपको 5000 से लेकर के 8000 तक चार्ज करते हैं। तो जेन्युइन सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूं मैं। जेन्युइन सॉफ्टवेयर हमें अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रिवेंट करता है, बचाता है। एंड व्हाट इज शेड्यूलिंग? शेड्यूलिंग मींस शेड्यूलिंग इज वेरी सिमिलर टू प्रोसेसर मैनेजमेंट बिकॉज शेड्यूलिंग में हम लोग बहुत सारे यहाँ एल्गोरिथम्स होते हैं, उन सारे एल्गोरिथम्स को देख करके हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बना होता है। अब मान लीजिए कि इतने सारे प्रोसेसेस हैं, इनमें से कौन एग्जीक्यूट होने वाला है पहले, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, इस सब का डिटेल्स किसके पास होता है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होता है। एंड दिस टाइप ऑफ कैपेबिलिटी इज डन बाय शेड्यूलिंग। फाइल मैनेजमेंट, कौन सी मेमोरी किस फाइल को एलोकेट करनी है, कब डी एलोकेट करनी है। यानी मान लीजिए कि हम कोई फाइल को शेव कर रहे हैं किसी मेमोरी की जगह पे, दैट इज मेमोरी एलोकेट हो गई और अब उसको हम वहां से कट करके किसी दूसरे जगह पे दूसरे फोल्डर में लेकर के जा रहे हैं, तो यहाँ से मेमोरी डी एलोकेट हुई और दूसरे जगह पे जाकर के फिर से मेमोरी एलोकेट हुई। या फिर ये कह लीजिए कि फाइल को हमने क्रिएट किया, दैट इज मेमोरी एलोकेट किया, और फाइल को हमने डिलीट किया कंप्यूटर सिस्टम से यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मेमोरी वहां से रिलीज हो गई, दैट इज डी एलोकेट हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज कंपाइलर। नोट इट, व्हाट इज कंपाइलर? तो कंपाइलर भी एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है फ्रेंड्स, और कंपाइलर लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। कंपाइलर जो है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। सो ए कंपाइलर इज ए लैंग्वेज ट्रांसलेटर एंड इट ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज, दिस इज हाई लेवल लैंग्वेज HLL into low level language LLL, and in low level language, that is in machine understandable language, it scans the entire program at a time. What it mean friends? देखिए
ये है हाई लेवल लैंग्वेज, दैट इज इंग्लिश लाइक लैंग्वेज। और यहां पे आता है हमारा कंपाइलर। तो कंपाइलर का काम क्या है फ्रेंड्स? कंपाइलर का काम है इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा और इसे कन्वर्ट कर देगा किसमें? तो लो लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है स्टूडेंट्स? मशीन अंडरस्टूडेबल लैंग्वेज होता है, दैट इज 0-1 फॉर्म। 0-1 फॉर्म होता है, उसमें ये कन्वर्ट करता है। लेकिन कंपाइलर जो है ना, वो एक इतना सारा काम हाई लेवल को सीधे लो लेवल लैंग्वेज में एकाएक नहीं बदल देता है। इसके लिए वो बहुत सारे स्टेप्स से होके गुजरता है। तो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनसे होकर के हमारा कंपाइलर जो है बढ़ता है? हाँ, एक और चीज मैं बता दूं कंपाइलर में कि जैसे हम लोग कोई प्रोग्राम लिखते हैं, ये कंपाइलर है उसका एडिटर, और एडिटर पर जाकर के हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, तो इस प्रोग्राम को जब सेव करके रन करते हैं, अगर कोई मान लीजिए इधर यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और एक बार यहाँ पे है, ठीक है, तो कंपाइलर क्या करता है, इसको लाइन बाय लाइन स्कैन करता है और जितने भी इसमें एरर्स आ रहे हैं उन सारे एरर्स को एक बार में शो करता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि कंपाइलर एट अ टाइम यानी कि एक बार में पूरा प्रोग्राम को स्कैन कर लेता है, इंटायर प्रोग्राम को स्कैन करता है एंड देन फाइंड द एरर्स। ओके, इफ नो एरर इज फाउंड देन द प्रोग्राम इज कंपाइल्ड सक्सेसफुली एंड यू कैन गो टू रन दैट प्रोग्राम। सो फ्रेंड्स, इसलिए कहा जाता है कि ये जो है इसका थोड़ा स्लो फंक्शनलिटी होगी कंपाइलर की, बिकॉज इसमें एरर्स को ढूंढना आसान नहीं है। तो एरर्स को एक और ऐसा हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो इससे फास्ट हो और साथ ही साथ हम ये कह सकें कि हम एरर्स को आसानी से ढूंढ सकें। ओके फ्रेंड्स, सीरीज तो हमने बताया हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं करता है, ये बहुत सारे स्टेजेस से होके जाता है। तो उसमें कौन कौन से स्टेजेस आती है? तो सबसे पहला जो स्टेज है जिसको हम लोग फेज कहते हैं, फेजेस ऑफ कंपाइलर में आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। देखिए, ये सिस्टम प्रोग्रामिंग और सिस्टम सॉफ्टवेयर ये है किस पे? तो ये फुल्ली कंपाइलर एंड लिंकर, लोडर and one more thing is macro processor, macro and macro processor, राइट? इन्हीं सब के बारे में हमें डिटेल्स में पढ़ना है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो यूनिट्स है, नेक्स्ट जो मेरे लेक्चर्स आने वाले हैं, उसमें मैं कंपाइलर को पूरे डेप्थ में आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में। आपसे प्रॉब्लम एक क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम सॉफ्टवेयर? आप क्या लिखेंगे, आप क्या बताएंगे? तो आपको कहना है सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में जो मैंने बताया उसका डेफिनेशन, एंड आफ्टर दैट कि उसके फीचर्स क्या है, साइलेंट फीचर्स क्या है, एंड देन आफ्टर ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एंड आल्सो लैंग्वेज ट्रांसलेटर आर द सिस्टम सॉफ्टवेयर। एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के अंदर हम लोग 3 लैंग्वेज ट्रांसलेटर बोलेंगे, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। सो सी दिस, तो कंपाइलर के जो फेजेस होते हैं उसमें सबसे पहला प्री प्रोसेसर, राइट? प्री प्रोसेसर जो जैसे हम लोग लिखते हैं हैश इंक्लूड लिखते हैं, तो हैश इंक्लूड मतलब क्या होगा, यहाँ पे प्री प्रोसेसर एक्टिव हो जाता है कि हमें भाई यहाँ पे कौन सी हेडर फाइल उन्होंने दे रखी है उसको पहले उसको इंक्लूड कर दिया जाए। ठीक है, तो प्री प्रोसेसर क्या करता है, एक प्रकार से सारा काम हमारे लिए पहले ला करके रख देता है, हमारे लिए अवेलेबल करा देता है। तो दिस इज प्री प्रोसेसर, एंड देन आफ्टर वन मोर थिंग इज दैट इज लेक्सिकल एनालिसिस। लेक्सिकल एनालिसिस, राइट? लेक्सिकल एनालिसिस में हमारा प्रोग्राम जो होता है वो टोकन्स में कन्वर्ट हो जाता है।
टोकन्स क्या है, घबराने की जरूरत नहीं है। टोकन्स के बारे में मैं आगे भी आपको पढ़ाऊंगा, या आप अगर सी लैंग्वेज में पढ़े होंगे तो कीवर्ड्स, उसके स्पेशल सिंबल्स, कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स, आइडेंटिफायर्स, ये सब क्या थे, टोकन्स थे। तो लेक्सिकल एनालिसिस, देन आफ्टर पार्सिंग। ओके, पार्सिंग का काम किया जाता है। तो ये जस्ट अ मिनट, पार्सिंग। सो पार्सिंग का जो ये स्टेज है, ये स्टेज 2 होता है। वैसे ये फर्स्ट स्टेज था, ये सेकंड था, लेकिन प्री प्रोसेसर भी इन्वॉल्व होता है। सबसे पहले वही हमारा हैश टाइप का जो भी इंस्ट्रक्शन होता है उन्हें इंक्लूड करता है। और ये पार्सिंग का काम सिंटैक्स एनालिसिस फेज में होता है, ठीक है। लेक्सिकल एनालिसिस में इसको कहेंगे हम लोग लैक्सिम्स में कन्वर्ट करता है, लैक्सिम्स में या टोकेनाइज करता है, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो आता है सेमांटिक चेकिंग होती है कि कोई एरर है कि नहीं है, ठीक है। तो सेमांटिक, मान लीजिए कि किसी प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, यानी वो ग्रामेटिकली सही है लेकिन लॉजिकली रॉन्ग है, तो एक प्रकार की एरर शो हो जाएगी, और वो होती है चेकिंग सेमांटिक एनालिसिस में, ठीक है। तो सेमांटिक एनालिसिस में सिंटैक्स डायरेक्टेड ग्राफ होता है, और इसकी सहायता से हम फाइंड करते हैं लॉजिकली एरर्स को। तो जब ये एरर नहीं हो तो हमारा अगला वर्क होता है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, ठीक है। तो इंटरमीडिएट कोड एक प्रकार से बन जाती है, एंड देन आफ्टर वो जो कोड होती है उस कोड को ऑप्टिमाइज करना। यानी ऑप्टिमाइज करने का मतलब है कि हो सकता है कि हमारा प्रोग्राम जो है उसमें रिडंडेंट कोड्स हो, तो रिडंडेंट कोड्स को हटाना, एंड देन आफ्टर कोड को जनरेट करना। तो कुछ इस प्रकार से हमारा तब जाकर के हमें एक हाई लेवल का प्रोग्राम जो है, एक हाई लेवल का प्रोग्राम कन्वर्ट होता है किसमें, लो लेवल लैंग्वेज में। लेकिन लो लेवल लैंग्वेज कहने का मतलब असेंबली लैंग्वेज में, और असेंबलर का टास्क होता है वहां से उसको 0-1 के फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो सबसे पहले कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे बन जाता है क्या, यहाँ पे प्योर हाई लेवल लैंग्वेज बन जाता है। प्योर हाई लेवल लैंग्वेज कहने का मतलब हैश इंक्लूड वगैरह जो भी चीजें होती हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, वो रिमूव हो जाती हैं। और ये जो होता है ये कंपाइलर को आता है, और यहाँ पे कंपाइलर इसको लेता है और इसे कन्वर्ट कर देता है असेंबली लैंग्वेज में, ठीक है। और असेंबली लैंग्वेज को कौन लेता है, असेंबलर, और असेंबलर आगे उसको एग्जीक्यूट करता है 0-1 के फॉर्म में। और यहीं तक नहीं फ्रेंड्स, वो कन्वर्ट तो हो जाता है लेकिन कुछ फंक्शंस उसके अंदर होते हैं, एक दूसरे से लिंक करना होता है, इसके लिए हमें लिंकर की जरूरत पड़ती है। और ये जो प्रोग्राम है ना, इसको मेमोरी में लोड करना भी पड़ता है, सेव करना पड़ता है, तो लोडर की भी आवश्यकता होती है। तो एक पूरा जो सिंपल सी लैंग्वेज आप पढ़े हैं, सिंपल एक सी प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड का आप पढ़े होंगे, वो हेलो वर्ल्ड जो है ना इन सारे स्टेजेस से गुजरता है, बावजूद इसके 0-1 में कन्वर्ट नहीं होता है। तो इसके लिए हमें असेंबलर की भी जरूरत पड़ती है, लिंकर की भी जरूरत पड़ती है, और लोडर्स की भी जरूरत पड़ती है। दिस आर द कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। एंड एक टॉपिक ही है जिसको मैं अगले लेक्चर में कवर करूंगा, कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखना नहीं भूलेंगे फ्रेंड्स, जरूर देखेंगे मेरा नेक्स्ट लेक्चर, कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कंपाइलर। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंटरप्रेटर। एंड बहुत सारा क्वेश्चन आता है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर में डिफरेंस। तो आफ्टर वाचिंग दिस you can also interpret that what is the difference between interpreter and compiler. Okay, now let's. So friends, कंपाइलर में मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स नहीं बताए थे कि कौन कौन से कंपाइलर होते हैं। तो पहले हम आपको कंपाइलर के एग्जांपल्स बता देते हैं। जैसे सी लैंग्वेज अगर हमें, या C++ लैंग्वेज अगर हमें कंपाइल करना है, तो उसके लिए हम लोग टर्बो C++, डेव C++, या मार्केट में अदर C++ के कंपाइलर्स अवेलेबल हैं, उसके एडिटर को यूज करते हैं। उस एडिटर पे हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, देन उसको सेव और कंपाइल करते हैं, फिर रन करते हैं। इसके अलावा जावा प्रोग्राम्स के लिए जैमैक, तो मैं यहां लिख देता हूं टर्बो C या C++,
डेव सी या सी प्लस प्लस, किसके लिए? सी लैंग्वेज के लिए। एंड जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए जैवैक, जैवैक नाम का एक आता है कंपाइलर, उसका यूज किया जाता है जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए। एंड मैनी मोर कंपाइलर्स आर अवेलेबल फॉर डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। So you can write in the, as the examples of compiler. Okay, see this friends, what is interpreter? Okay, interpreter क्या है? तो interpreter भी एक प्रकार का लैंग्वेज कन्वर्टर है, जैसे कंपाइलर है वैसे ही ये भी लैंग्वेज कन्वर्टर है। ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ही कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर जो होता है, इसकी स्कैनिंग जो होती है किसी प्रोग्राम की, वह स्कैनिंग भी लाइन बाय लाइन ही होती है, लेकिन ये पहले एक लाइन को स्कैन करता है। ठीक है, लाइन बाय लाइन स्कैनिंग इसमें भी होती है, कंपाइलर में भी होती है। कंपाइलर इंटायर प्रोग्राम को स्कैन करता है और इंटरप्रेटर एक लाइन को, सिंगल लाइन को स्कैन करता है एट ए टाइम। अगर उस सिंगल लाइन में कोई एरर है, उस एरर को शो करता है, हम उस एरर को डिबग करके, फाइंड आउट करके उसको रिमूव कर देते हैं, इस एरर को सॉल्व कर लेते हैं और फिर आगे इंटरप्रेट करते हैं। तो नेक्स्ट लाइन स्कैन की जाती है और इंटरप्रेट की जाती है। अगर कोई एरर नहीं है तो थर्ड लाइन, अगर कोई एरर नहीं है तो फोर्थ लाइन, ऐसे करके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम एक चीज कह सकते हैं कि इंटरप्रेटर जो होता है कंपाइलर की तुलना में फास्ट है एंड डिबगिंग आसान है। तो 2 पॉइंट्स, it is faster than compiler and debugging is easy. Okay, and see this scripting language और programming language। scripting language कहने का मतलब फ्रेंड्स, जैसे आप HTML कोड्स जानते होंगे, तो HTML क्या है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। जावा स्क्रिप्ट ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस जो होते हैं ना, ये टैग्स के अंदर कुछ इस प्रकार से लिखे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यानी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए हम कंपाइलर का यूज नहीं करते, इंटरप्रेटर का यूज करते हैं। तो इंटरप्रेटर्स में कंपाइलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट हम उसे इंटरप्रेट करते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्कस किया जाए जो हमें ये बताए कि इंटरप्रेटर कौन कौन से होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अलग अलग लैंग्वेज के लिए अलग अलग यहाँ पे इंटरप्रेटर्स होते हैं। जैसे पीएचपी लैंग्वेज के लिए पीएचपी इंटरप्रेटर, रूबी के लिए रूबी का इंटरप्रेटर। इसी प्रकार और भी दूसरे जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जैसे हम कह सकते हैं इंटरप्रेटर्स में जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जावास्क्रिप्ट का इंटरप्रेटर। तो जनरली एंड मैनी मोर थिंग्स, मैं बहुत सारा इसका लिस्ट है, उस सारे लिस्ट के लिए आपको विजिट करना होगा, गूगल विजिट कीजिए। आप 10 से 12 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज आपके सामने इजाद हो चुकी हैं, लेकिन उन सबका कोर जो है ना वो सी लैंग्वेज है। सो फ्रेंड्स, आई सजेस्ट यू प्लीज रीड carefully and all the things, not the syllabus, all the things of C language. So these are the examples of interpreter. Okay, got it. So friends, what is assembler? तो अब हम लोग assembler को डिस्कस कर लेते हैं। एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया था, यहाँ एक लैंग्वेज है जो अभी के समय में बहुत ही पॉपुलर है, पाइथन। एज द डेटेड टुडे, जैसा कि आप समझ रहे हैं, पाइथन लैंग्वेज बहुत ही अभी के समय में इमर्जिंग है और बहुत ज्यादा यूज हो रहा है इसका इंडस्ट्री में, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर। सो इफ यू वांट टू रीड एंड इफ यू वांट टू नो अबाउट पाइथन, देन विजिट टू अदर यूट्यूब चैनल्स एंड मैनी मोर थिंग्स। आप गूगल भी कर सकते हैं। पाइथन को सीखना अपने आप में इंटरेस्टिंग थिंग्स है। Then if you want to study about it, start अभी से आप शुरू कर दो, तुरंत इसको सोचना नहीं है, आप इसको कर सकते हो। पाइथन इजी है, सी लैंग्वेज अगर आपको आता है उसी के ऊपर है। तो देखो
एंड इन फ्यूचर अगर आप हमसे उम्मीद करते हैं कि सर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बताइए एंड इसके ऊपर ट्यूटोरियल वीडियो बनाइए, लेक्चर सीरीज लेकर आइए, देन आई विल डू दैट। बट एट दिस टाइम मैं आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड पैरेलली में मेरा वीडियो चल रहा है इसके साथ साथ, दैट इज फॉर C++ लैंग्वेज, तो ये मैं अभी कवर कर रहा हूं। एज पर योर रिक्वेस्ट आई विल स्टार्ट। See this. What is assembler? Assembler assembly लैंग्वेज प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, इसलिए इसे भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहा जाता है। असेंबलर जो होता है वो कुछ बेसिक कोड्स हैं, उन्हें पहले वो एक्सेप्ट करता है, इन असेंबली कोड्स को एक्सेप्ट करता है, देन उसे बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है, देन कन्वर्ट देम इनटू बाइनरी कोड्स। बाइनरी कोड मींस फ्रेंड 0 and 1 form of 0 पैटर्न ऑफ 0 and 1। सो असेंबलर के बारे में ये कहा जाएगा एंड ये अपना रोल दिखाता है आफ्टर कंपाइलेशन जब हो जाए एंड प्रोग्राम जो है एरर फ्री है, देन असेंबलर का रोल होता है कि वो इंटरमीडिएट कोड दैट इज असेंबली लैंग्वेज कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करे। ओके फ्रेंड्स, सो असेंबलर्स के बारे में एग्जांपल्स हम नहीं कह सकते कि यहाँ पे क्या एग्जांपल्स हैं, लेकिन असेंबलर जो होता है ये इनबिल्ट होता है, कंपाइलर के अंदर ही होता है, उसके लिए हमें बाद से कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपने टर्बो C या C++ इंस्टॉल किया उसके साथ साथ आपको लिंकर, लोडर, असेंबलर सारी चीजें मिल जाती हैं, बिकॉज वही तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है और उस सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर उसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो इनबिल्ट होंगे। सो फ्रेंड्स, दिस इज द टुडेज क्लास एंड अगर आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए जो भी कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, आइदर स्टडीइंग इन डिप्लोमा इन बिहार, इन यूपी, इन झारखंड, इन मध्य प्रदेश और स्टडीइंग इन इंजीनियरिंग, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट अपने आप में एक मायने रखता है और ये अगर इसको हमने अगर कवर कर लिया, इसको समझ लिया तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत आसानी से समझ जाएंगे। ये बहुत नजदीक है ऑपरेटिंग सिस्टम के। सो फ्रेंड्स, आपने अगर हमारे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।